हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन टॉपिक पर। हम जानते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ये बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है, पोस्ट बीएससी में पूछा जाता है और हम जानते हैं आज पैरामेडिकल्स के बीएमएलटी और ऐसी क्लासों में भी ये पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, इसी को हम और दूसरे नाम से जाना जाता है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसको देखते हैं हमने लिखा है इसमें इन्फेक्शन विच एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल कॉल्ड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इसी को हम और दूसरे नाम से जानते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है। दूसरा लिखा हमने इट में बिकम अपेरेंट ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्पिटल और आफ्टर डिस्चार्ज। ये अपीयर हो सकता है, प्रकट हो सकता है, हमारी बॉडी में आ सकता है। कब? जबकि हम वहाँ पर हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हों या वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। दोनों ही कंडीशन में अगर हमें इन्फेक्शन होता है उस दौरान, जब हम हॉस्पिटल में हैं या हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ घंटों बाद हमें फीवर आता है या कोई भी लक्षण आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ही कहलाएगा। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्यूडोमोनास। ये हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन फैलता है उसका सबसे बड़ा जो कारण होते हैं वो पहले नंबर पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और सेकंड नंबर पे होता है इसका स्यूडोमोनास। फिर देखते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसमें लिखा हमने वुंड एंड बर्न। जब शरीर पे कोई भी घाव होता है या जला हुआ शरीर होता है तो हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट डिफेंस तो क्या करता है? स्किन करता है। फर्स्ट डिफेंस स्किन करता है। जब स्किन पे ही घाव होगा, ये स्किन जली हुई होगी, तो हम जानते हैं वहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक बल्क मात्रा में एंटीजन पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो हमारी बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से? वुंड से या फिर जले हुई जगह से। तो पहला हमने लिखा है इसमें वुंड एंड बर्न। सेकेंड हमने लिखा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, यानी यूरिन के जरिए। हम जानते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा गंदी जो जगह होती है वो यूरिनेशन की जगह होती है, यानी टॉयलेट होती है। वहाँ से भी इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद एलिमिनेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जीआईटी। एलिमिनेट यानी एनल द्वारा फीसेज जहाँ से पास आउट की जाती है एनस से, तो एनस को भी हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जीआईटी भी कह सकते हैं हम, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है ड्यूरिंग द एलिमिनेशन ऑफ फीसेज। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिवेंशन फ्रॉम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। कैसे बचा जा सकता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से, या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कौन कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए। तो हमने फर्स्ट लिखा इसमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग। हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेथड आता है किसी भी काम करने से पहले जो हाथ धोते हैं। मेडिकल फील्ड में सबसे अच्छी जो टेक्निक है इन्फेक्शन से बचने की वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग। प्रॉपर हैंड वॉशिंग के 9 स्टेप्स होते हैं, हम जानते हैं, उसको हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं और भी पढ़ लेंगे हम उसको बाद में। इसकी 9 स्टेप्स होती हैं, बाद में देखेंगे हम हैंड वॉश को। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित है, सफ़र कर रहा है, तो हमें उसको प्रॉपर आइसोलेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, ड्रॉपलेट कांटेक्ट में आने से, इनहेल करने से ये बीमारियां फैलती हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि पेशेंट को हम प्रॉपरली आइसोलेट करें ताकि बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। केयरफुल एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। केयरफुल्ली हमें यूज़ करना है किसका? इंस्ट्रूमेंट का। हॉस्पिटल में यूज आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करे बिना हम उसका यूज़ नहीं करना। और जो यूज़ एंड थ्रो चीज़ है, जितनी भी जैसे सिरिंज है, सिरिंज को हमें एक बार यूज़ करना और बाकी उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो केयरफुल
सावधानी के साथ और एप्रोप्रिएट तरीके से हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ओनली इफ़ रिक्वायर, हम एंटीबायोटिक का खूब सारा यूज़ करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बैक्टीरिया के अंदर इनके अगेंस्ट क्या रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर कोई बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो फिर उसका उसके ऊपर असर नहीं होता। जिस प्रकार जब कोई भी व्यक्ति गुटखा खाता है या सिगरेट पीता है तो हम जानते हैं कि वो कैसा हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर उसके रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो वो रोज़ सिगरेट पीता, रोज़ गुटखा खाता है, उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जो नहीं खाता उसको खिला के देखो तो असर हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर होता है, रोज़ रोज़ एंटीबायोटिक लेने से क्या होता है, बैक्टीरिया उसके क्या होते हैं, आदी हो जाते हैं, यानी रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, तो उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक ओनली इफ़ रिक्वायर, जब हमें ज़रूरत है तभी एंटीबायोटिक का यूज़ करें। यूज़ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली इफ़ मस्ट, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना हो तो ना करें, ठीक है। डिसइंफेक्ट एक्सक्रीटा एंड इन्फेक्टेड मटेरियल, जो भी जितने भी इन्फेक्टेड मटेरियल हैं ये एक्सक्रीटा यानी मल और मूत्र हैं, इनको हम डिसइंफेक्ट करें। यानी हमने देखा होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जितने जो एक्सक्रीटा होता है यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी स्टूल, लेटरिन, जो मल होता है उसको हमें मिट्टी से ढक देना चाहिए या केमिकल से उसको ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट, सर्विलेंस प्रॉपरली, जो भी इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, किस जगह इन्फेक्शन फैल रहा है, कौन सी बीमारी ज़्यादा अपीयर हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें देख रेख करनी है। सर्विलेंस का मीन्स होता है उसकी देख रेख करना, कौन सी बीमारी किस एरिया में क्यों फैल रही है, इसका क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हमें सर्विलेंस से पता लगेगी। तो हमें प्रॉपर सर्विलेंस रखना है ताकि हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से बच सकें। हमें ये पता होना चाहिए कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन फैलने का सबसे बड़ा कारण स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास है। इसके बाद देखा यूज़ ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। वैक्सीन हम जानते हैं क्या होती है, वैक्सीन आर्टिफिशियली प्रीपेयर्ड एंटीजन होते हैं जो लाइव हो सकते हैं, किल्ड हो सकते हैं और टॉक्सोइड हो सकते हैं, इनको इंसर्ट करके हमारी एंटीबॉडी को बूस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल इन्फेक्शन, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है, एज, सेक्स, इन्वायरमेंट, होस्ट एंड कंडीशन। हम जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग एज में अलग अलग इम्यूनिटी शो करता है। चाइल्डहुड में हमारा इम्यून सिस्टम डेफिसिट कमज़ोर होता है, जबकि एडल्टहुड में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे जब ओल्ड एज में जाता है इंडिविजुअल तो उसका इम्यून सिस्टम डेफिसिट हो जाता है। तो पहला इसके अंदर जो फैक्टर है वो है एज। अगर कोई व्यक्ति ओल्ड एज में है या बहुत छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा चांस है इन्फेक्शन होने के हॉस्पिटल में। नेक्स्ट लिखा हमने सेक्स, मेल की अपेक्षा फीमेल में रेसिस्टेंस कम पाया जाता है, फीमेल ज़्यादा अफेक्ट हो सकती हैं मेल की अपेक्षा, तो सेक्स। इन्वायरमेंट हम जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग वार्ड होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, तो हम किस जगह पे स्टे कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन फैलेगा या नहीं। इसके बाद कंडीशन, पेशेंट या हॉस्पिटल में एंटर करने वाला इंडिविजुअल किस कंडीशन में है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, एडल्ट है, नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको इन्फेक्शन होने के कम चांस हैं। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में जा रहा है और उसका इम्यून डेफिसिट है, इम्यूनोसप्रेसेंट में है, आता है, कोई बीमारी है उसको, ये प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट है, बच्चा है, लैक्टेटिंग मदर है, तो ये कंडीशन होती हैं। अलग अलग कंडीशन में फीमेल और मेल दोनों की इन्फेक्शन होने के हॉस्पिटल में ज़्यादा चांस होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सोर्स ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन, कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा इन्फेक्शन फैलने के चांस होते हैं। तो फर्स्ट देखा हमने हॉस्पिटल स्टाफ। हॉस्पिटल स्टाफ खुद एक कैरियर का काम करता है। हम जानते हैं जब हॉस्पिटल में हम रहते हैं तो पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और पेशेंट से के कांटेक्ट में आने से बहुत सारे एंटीजन हमारे अंदर इंसर्ट करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अंदर एसिम्प्टोमेटिक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जब कोई
व्यक्ति हमारे कांटेक्ट में आता है जिसका इम्यून सिस्टम डेफिसिट है या कमज़ोर है तो वो उसको लग सकती है। तो पहला हो गया हॉस्पिटल स्टाफ। दूसरा हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं किए गए तो वो भी एक सोर्स का काम करती हैं इन्फेक्शन फैलाने में। दूसरा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, पेशेंट के जो ब्लड होता है उसके ब्लड से निकलने वाले जितने भी हैं उसके प्रोडक्ट यानी सीरम होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जानते हैं। सीरम की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ब्लड और ब्लड सीरम प्लाज्मा वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो फैलने का चांस होता है इन्फेक्शन। इंसेक्ट, एयर, हम जानते हैं हॉस्पिटल की एयर भी कंटामिनेटेड होती है, इन्फेक्टेड होती है, डस्ट, वाटर एंड फूड। इसके बाद देखा हमने पेशेंट सीक्रेशन लाइक यूरिन एंड स्टूल, वो पेशेंट जो यूरिन पास आउट करता है, स्टूल पास आउट करता है, वो भी इन्फेक्टेड होता है, उससे भी फैलने के चांस होते हैं। तो ये है सोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं